हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए फिर से 90 क्वेश्चंस की वीडियो जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं लेकर के आया हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें से हम क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। वो टॉपिक हमारा रहेगा आज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ सवाल। ज़्यादा फोकस हमारा आज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पर रहेगा क्योंकि एवोल्यूशन के सवाल बहुत कम बच्चों से बनते हैं। भले ही लोगों को लगता हो कि याद करने के चैप्टर है लेकिन इसके क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो हम इवोल्यूशन शुरू करते हैं, बाद में हम कुछ सवाल जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के करेंगे। तो करते हैं शुरू। ये है हमारा आज का पहला सवाल। देखिए पहला सवाल हमारा क्या है, लिखा है विच साइंटिस्ट परफॉर्म्ड मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट टू डिस्प्रूव ए बायोजेनेसिस ऑटोजेनेसिस। किस साइंटिस्ट ने ए बायोजेनेसिस और ऑटोजेनेसिस को डिस्प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। आपको याद होगा एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है कि वहां पर लुईस पाश्चर जो थे उन्होंने एक स्वान नेक का फ्लास्क बनाया था और वहां उन्होंने कहा था कि भाई जो न्यू लाइफ है आपकी वो ऐसे ही कहीं से नहीं शुरू हो जाती है, जबकि वहाँ पर कोई मैगोट्स वगैरह डेवलप होते हैं जो कि माइक्रोब्स होते हैं या फिर किसी के लार्वा होते हैं, उनसे नई लाइफ अरोज होती है। ठीक है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी पूछते हैं कि किसने बताया था कि भाई वो जो आपके सेल थ्योरी है ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये किसने प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली। तो ये लुईस पाश्चर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। नेक्स्ट सवाल है द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस एंड टेम्परेचर टेकन बाई स्टेनले मिलर फॉर एक्सपेरिमेंट। तो स्टेनले मिलर ने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था। अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने आपके मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जो थी वो ली थी। इसमें आपका जो रेशो था मेरे ख्याल से 2:1:2 का रेशो था और आपका वाटर था जो कि आपका 800 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था। कई जगह पर आप देखना इनका रेशो भी पूछा जाता है, तो आप रेशो भी याद करने की कोशिश करना। नेक्स्ट सवाल है द आइडिया ऑफ द स्पेशल क्रिएशन वॉज स्ट्रांगली चैलेंज्ड बाय विच साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट ने स्पेशल क्रिएशन के आइडिया को, जो कि आपका एक ये वाला आइडिया था कि भाई भगवान ने जो है या जिसने भी फादर स्वरेज थे उन्होंने ये बताया था कि भाई कुछ दिनों में ही सब चीज़ों का निर्माण हुआ, सब चीज़ें जो है 6 दिनों के अंदर अंदर बनी। पहले दिन ऐसे चांद, सितारे, सूरज, गैलेक्सीज ये सब बने और धीरे धीरे मतलब अलग अलग चीज़ें अलग अलग दिनों पर बनी, ऐसा बताया था। तो इसको डार्विन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चैलेंज किया था, ये ध्यान रखना आप। द फर्स्ट सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट। पहली सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वहीं से देखना था। 2000 साल मिलियन ईयर एगो आपकी अराइज हुई थी। ठीक है ना, ये याद कर लेना, एनसीईआरटी का सवाल है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एनालॉगस ऑर्गन। इनमें से कौन एनालॉगस नहीं है। भाई एनालॉगस वो होते हैं जो कि आपके जिनके एंसेस्टर मैच नहीं करते पर फंक्शन वो सिमिलर करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कौन है वो आपका एनालॉगस कौन नहीं है। तो यार सीधा सीधा है थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा जो हैं ये दोनों आपके होमोलोगस होते हैं बिकॉज दे बोथ अराइज फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड्स। ये दोनों आपके एक्सिलरी बर्ड से निकलते हैं, तो इसलिए दोनों क्या होते हैं, होमोलोगस होते हैं। फंक्शन इनके डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 6। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड इन द फॉलोइंग विच फॉर्म ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो भाई ये जो है आपको करेक्ट लगाना है और आपकी जो थ्योरी है ओपेरिन हेल्डन की उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका मीथेन होगा, मीथेन के बाद अमीनो एसिड्स आए, उसके बाद अमीनो एसिड से प्रोटीन बनी और फाइनली न्यूक्लिक एसिड। तो आपका हो जाएगा इसमें CDBA, CDBA, बी इसका आंसर होगा आपका। ठीक है ना, ये सेकंड वाला याद रख लेना। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ वायरस शोज दैट इवोल्यूशन इज वाइल इवोल्यूशन इज जनरली। तो 2 स्पेस दिए हैं। वायरस का जो इवोल्यूशन है वो आपका रिट्रोग्रेसिव है, जबकि आपका इवोल्यूशन जो रियली में है वो आपका प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आसान सा सवाल है, इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। प्रोग्रेसिव, रिट्रोग्रेसिव नहीं, रिट्रोग्रेसिव स्टैंड स्टिल नहीं, ओके थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बाहर से है पर आ जाएगा। मैच द कॉलम 1 एंड द कॉलम 2 करेक्टली। इनको आप मैच कराइएगा। तो भैया इनको मैच कराना है, ये थोड़ा सा यार याद करने वाला डाटा है, कोशिश करना याद कर लेना। यहाँ पर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एनसीईआरटी में आपका ये 20 बिलियन ईयर एगो दिया था और ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है वो आपका दिया है 4.5 बिलियन ईयर एगो। आपका जो ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ है ये आपका होगा 2 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ आपका है फर्स्ट नॉन सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ, ये आपका हुआ था 3 बिलियन ईयर एगो। लाइफ अपीयर्ड ये आपका आएगा 4 बिलियन ईयर एगो। तो यार ये आपको मैच कराना है। ए का है 4, बी का है 2, ए का 4, बी का 2, अच्छा ये तो है, फिर सी का 5,
ये तो ऑप्शन आपका थर्ड आंसर हो गया, ठीक है ना। ये याद कर लेना, इसको याद कर लेना, ये डाटा आप एनसीईआरटी से नोट कर लें, पेपर में जरूर आता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, थेरेप्सिड्स वर द एंसेस्टर ऑफ, एक चार्ट आपका बना हुआ है एनसीईआरटी में, वहां से देखना, उसमें आपका ऑप्शन होगा मैमल्स, याद कर लेना वहां से। डेवलपमेंट ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इज द एग्जांपल ऑफ, तो एनालॉगस जो है वो किसका एग्जांपल होता है, सीधा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, याद कर लेना। एसी मतलब एनालॉगस कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट में होमोलोगस या फिर एचडी, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। तो आपका आंसर होगा थर्ड। स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियंस, इन दोनों के स्टिंग जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों के कांटे जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाई सीधी सीधी बात है, दोनों के कांटे जो होते हैं वो आपकी एनालॉगी और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, ठीक है, ये याद करने वाला सवाल है, डाटा है। Reappearance of certain ancestral structure which has either completely disappeared or reduced is known as, यार ये बहुत अच्छा सवाल है, बढ़िया वाला। इसमें याद रखना है कि पुरानी कभी पूर्वजों की किसी स्ट्रक्चर का सामने आ जाना वो क्या कहलाता है, तो यार ये डाटा है, मतलब याद करने वाली बात है, तो एटेविज्म कहलाता है। कभी कभी एटेविज्म क्या है ये भी पूछते हैं, तो आप ये लाइन भी याद कर लेना जो क्वेश्चन में दी है। और ये एटेविज्म क्या होता है कि पूर्वजों के, जैसे भी किसी बच्चे की पूंछ निकल जाए तो दैट इज एटेविज्म, ये बताता है कि इवोल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट है विच ट्रेंड इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द हॉर्स, तो भैया आपको हॉर्स की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, वो आएगी नहीं पेपर में, लेकिन फिर भी यहाँ उसमें हाइट देखी गई थी, उसमें ब्रेन साइज देखा गया था, उसमें हेड देखा गया था, पर उसमें नंबर ऑफ टोज नहीं देखा गया था, तो इन्होंने नोट पूछा है ना, ध्यान रखना है ये वाली बात को ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट एनालॉगस स्ट्रक्चर, तो आपको एनालॉगस स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, इसमें से कौन जो है वो एनालॉगस स्ट्रक्चर दिखाता होता है। एनसीईआरटी में दिया गया है और राइट साइड के पेज पे लिखा हुआ है, आपको याद होगा, वहां लिखा है आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, जो कि रेटिनल पोजीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, तो वो आपके एनालॉगस स्ट्रक्चर की तरह शो करते हैं। फिश लाइक रेप्टाइल्स, ठीक है, फिश लाइक रेप्टाइल्स इक्थियोसोर्स विच गो बैक इनटू वाटर फ्रॉम इट्स लैंड एंसेस्टर इवॉल्व्ड बिफोर हाउ मैनी ईयर्स, तो यार ये भी एनसीईआरटी में लास्ट के पेज पे लेफ्ट वाले पे ऊपर लिखा हुआ है कि भाई ये जरूर वर्ड याद कर लेना भाई, फिश लाइक रेप्टाइल, ये कई बार डायरेक्ट ऐसे पूछते हैं कि इनमें से फिश लाइक रेप्टाइल कौन है, तो ऑप्शन में इक्थियोसोर्स होता है। फिर ये ईयर भी पूछते हैं कौन सा, 200 मिलियन ईयर है, वो आपको याद कर लेना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एंसेस्टर ऑफ बर्ड एंड क्रोकोडाइल, भाई कौन सा जो है वो बर्ड और क्रोकोडाइल का कॉमन एंसेस्टर, तो याद कर लेना, इसका बहुत आसान है, थीकोडोंट इसका आंसर होता है। Evolution is not a directed process in sense of determinism, it is a stochastic process which is based on, तो भाई evolution जो है वो आपका एक डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म की वजह से, ये एक स्टोकिस्टिक प्रोसेस है जो कि किस बात पर बेस है, तो भाई इवोल्यूशन आपका किस बात पर बेस होगा, सभी ऑप्शन पढ़ोगे तो आएगा ही। देखो यहाँ लिखा है चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, ये तो सही लग रहा है। यूज ऑन डिसयूज, ये तो नहीं, ये तो गलत हो गया लैमार्क वाला। आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं, म्यूटेशन ओनली नहीं, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा, पहला सही जाएगा, इस बात पर ही आपका इवोल्यूशन बेस्ड है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो भाई कन्वर्जेंट एनालॉगस वाले शो करते होते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। मेंबर ऑफ सेम पॉपुलेशन शोइंग डाइवर्सिटी, गलत हो गया, डाइवर्जेंट लग रहा है एक तरह से। मेंबर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज एडेप्टेड फॉर डिफरेंट हैबिटेट, गलत हो गया ये भी। मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज एडेप्टेड फॉर सेम हैबिटेट, गलत हो गया ये भी, सेम के सेम तो गलत ही हो गया। और लिखा है ओके, सवाल क्या था, एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट, मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एडेप्टेड फॉर सेम हैबिट, तो यार ये हो गया आपका, ये कन्वर्जेंट हो रहा है, डिफरेंट स्पीसीज एडेप्टेड फॉर सेम हैबिटेट, तो यार ये तो हो गया कन्वर्जेंट, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है सिमिलरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन इन डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म गिव क्लू टू, तो यार ये जो है ना, मतलब जीन और प्रोटीन सिमिलर होती हैं, सिमिलर समझ रहे हो क्या मतलब, ये एक होमोलॉगी शो कर रहा है, इसमें आपका होमोलॉगी मतलब कॉमन एंसेस्ट्री शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वूली मैमोथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फॉसिल, तो यार ये ना आपको फॉसिलाइजेशन में मिलता है एग्जाम्पल, आपको याद नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है आपका ये अनअल्टर्ड फॉसिल, ठीक है, वैसे आपके पेपर में नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी कहीं नोट कर लेना, अगर जरूरत हो तो कर लेना। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, इनमें से कौन वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, तो आपको वेस्टिजियल स्ट्रक्चर जरूर पता होनी चाहिए कौन कौन सी है, देखते हैं ये कौन कौन सी है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आपको पता है यहाँ पर होती है, ये आपकी जरूर होगी। ये ईयर पिन्ना मसल्स, ये भी आपकी जरूर होती हैं ये वाली, क्योंकि ये काम नहीं करती ना, ऐसे कान हिला नहीं सकते हम तो, लेकिन है मसल्स तो रिड्यूस्ड है, वेस्टिजियल है, काम नहीं कर रही है। एंड फिर है लॉन्ग एंड पॉइंटेड कैनाइन टीथ, ना ये नहीं है भाई वेस्टिजियल। बॉडी हेयर है, सेगमेंटेड एब्डोमिनल मसल है, कॉकिक्स है,
सर्वाइकल फिस्टुला नहीं है, ठीक है ना। तो आपका कौन कौन हो गया, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, चौथा ऑप्शन आपका इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना, नोट कर लेना कहीं पे कि कौन कौन वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, ऐसा एक सवाल पेपर में आ जाता है। सम स्टेटमेंट आर गिवन फॉर द विंग्स फॉर बैट एंड बटरफ्लाई, तो ये कुछ स्टेटमेंट दिए, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आप करेक्ट और इनकरेक्ट पे गोला कर लेना, हमेशा ही ध्यान रखना ये बात। ये है दे आर सिमिलर इन ओरिजिन, तो भाई विंग्स ऑफ बैट, बटरफ्लाई, नो सिमिलर इन ओरिजिन नहीं होते, गलत हो गया। दे आर होमोलोगस, नो। दे आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट, नो। दे आर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन थोड़ी करते हैं, सेम फंक्शन करते हैं, गलत हो गया। दे आर एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव कन्वर्जेंस, यस, ये आपके एडेप्टिव कन्वर्जेंस का एग्जाम्पल है। दे इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, नो, गलत हो गया। तो यार यहाँ पर पूछा कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो यार एक ही सही मिला है हमें, तो ये वाला ही, तो इसका मतलब ऑप्शन होगा आपका 2, ठीक है ना। नेक्स्ट है 23, द इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल फ्रॉम एम्फीबियन इज इंडिकेटेड बाय विच कनेक्टिंग लिंक, तो रेप्टाइल से एम्फीबियन के बीच में कौन है भाई, देखो आपको ना कनेक्टिंग लिंक याद करने होंगे, कुछ कुछ कर लेना थोड़े थोड़े याद, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कनेक्टिंग लिंक का सवाल पेपर में आ जाता है कई बार, ये निकाल पूछे कौन कौन सा लिंक है इनके बीच में ना, तो यार इसमें तो आपको याद करना होगा, इसका सेमोरिया इसका आंसर होता है, पूछा जाता है, अच्छे अच्छे पेपर में आता है, ठीक है। नीट का तो लेवल नहीं है, नीट में नहीं आएगा मे बी, लेकिन फिर भी ध्यान रखना रेप्टाइल और एम्फीबियन के बीच में सेमोरिया इज द कनेक्टिंग लिंक। नेक्स्ट है द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन के नाम पर जब भी कभी फिटनेस की बात होना तो ध्यान रखना केवल रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में डार्विन बात कर रहे हैं, उनके हिसाब से वही था जो फिट है, मतलब जो फिट है, जो खा रहा है, जो स्ट्रगल कर रहा है, फिर उसको खाना मिलेगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा, सीधी बात है। तो इसका आंसर आपका होगा 1। फर्स्ट लाइफ हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, तो यार ये तो इसमें थ्योरीज दी हैं, तो मैंने पहले भी कहा था, ऑपेरिन हेल्डन की जो थ्योरी थी आपकी वो ये बताती है कि भाई इनऑर्गेनिक से ही ऑर्गेनिक बने हैं। डायनासोर डिसअपियर फ्रॉम अर्थ, डायनासोर दुनिया से कब गए, एक चार्ट एनसीईआरटी में बना हुआ है, वहाँ आपको याद होगा क्रिटेशियस और टर्शरी के बीच की एक लाइन है, केटी बाउंड्री इसको कहते हैं, केटी बाउंड्री पर आपके जो है गायब हुए हैं, तो इसका आंसर होगा 65 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लांट इज, तो आपका एनसीईआरटी में फिर से एक चार्ट बना हुआ है, इसमें दिखाया गया है प्लांट का इवोल्यूशन कैसे कैसे किससे किससे हुआ है। ध्यान रखना पहले आपके क्लोरोफाइट आएंगे नंबर 1 पे, उसके बाद आपके आएंगे ट्रैकियोफाइट नंबर 2 पे, उसके बाद आपके आएंगे राइना टाइप प्लांट बी 3 पे, और फिर उसके बाद आएंगे साइलोफाइटोन 4 पे। तो ये हो गया आपका ADBC, तो आपका आंसर हो गया 3rd, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसको आप एनसीईआरटी में चार्ट जो बनाया हुआ वहाँ से याद करोगे, इसमें से भी सवाल बनता है, मतलब ध्यान रखना जरूर बनेगा सवाल वहाँ से। नेक्स्ट है विच एंसेस्टर ऑफ मैन फर्स्टली हंटेड विद स्टोन वेपन बट इसेंशियली एट फ्रूट, तो भैया वो कौन थे जो फ्रूट खाते थे और एंसेस्टर ऑफ मैन थे, तो भाई मेरे ख्याल से वो आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, एनसीईआरटी में पढ़ लेना, ये वाली लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट है विच इज इनकरेक्टली मैच पेयर, इनमें से कौन इनकरेक्ट मैच है, तो लुईस पाश्चर का तो बिल्कुल सही है यार, स्वान नेक पे काम किया था। चार्ल्स डार्विन को नो चार्ल्स डार्विन ने कोई सर्वेट्स नहीं बताए थे, ये तो आपका ओपेरिन हेल्डन के बताए हुए हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक माइक्रोस्फीयर होता है, कोई सर्वेट्स होता है, तो कोई सर्वेट्स जो है ओपेरिन हेल्डन की थ्योरी में है, माइक्रोस्फीयर जो है वो सिडनी फोक्स वाले में आता है, तो यहाँ दूसरा ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जो गलत है। बाकी ये सब सही हैं, ये भी सही है यार, इसको जरूर याद कर लेना कि अर्नेस्ट हैकल ने बायोजेनेटिक ला दिया था, ठीक है ना, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी वाली लाइन है, ये जरूर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन गलत होगा, तो पढ़ लेते हैं भैया। एम्फीबियन रेप्टाइल बने हैं, सही करेक्ट है, तो विच ऑफ द विच फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन, लोब फिन की बात कर रहे हैं, लोब फिन सिलाकेंथ उसकी बात हो रही है, लैटिमेरिया आपने सुना होगा उसकी बात हो रही है। फिन कुड बी मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर, दिस वाज अबाउट 350 मिलियन है, सही है ये तो। जेंट फंस वर प्रेजेंट बट दे आर फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट, सही है ये भी, तो भैया ये तो सारे ही सही हैं, ऑप्शन आपका हो गया 4, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द स्टेटमेंट A to D, पढ़ लेते हैं। डार्विनियन वेरिएशन छोटे होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, डार्विनियन वेरिएशन को स्पोर्ट्स कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। एडेप्टिव एबिलिटी जेनेटिक बेसिस रखती है, बहुत अच्छी लाइन है, बिल्कुल सही लाइन है। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को साल्टेशन कहते हैं, बिल्कुल सही लाइन है। म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शन, बिल्कुल सही लाइन, चारों सही है भैया, करेक्ट पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अनदर एरिया, यानी एक यहाँ से शुरू होकर के इस तरह से फैले हैं। एनसीईआरटी में फोटो दिया गया है, बहुत अच्छा सवाल है, एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है।
एडेप्टिव रेडिएशन एक तरह से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। ओके, नाइस, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है 33, एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। तो वही फिर से आ गया, एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल क्या क्या है भाई, ध्यान रखना तीनों एग्जाम्पल ना एडेप्टिव रेडिएशन के दिए गए हैं। बहुत अच्छा सवाल है, तीनों को याद रखना भाई, जरूर आएगा पेपर में ना। एडेप्टिव रेडिएशन के डार्विन फिंचेस भी है, मार्शियल मैमल भी है, प्लेसेंटल मैमल भी। तो आपका आंसर हो गया 4। इन गैलापागोस आइलैंड में डार्विन गए थे अपने HMS बीगल नाम के सी वॉयज पे ना, उस पर चढ़ के गए थे। एंड डार्विन फाउंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिंचेस एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। तो NCERT की लाइन है, तो वो ओरिजिनल जो थी वो सीड ईटिंग थी, फिर उसी से भाई अलग अलग तरह की चोंच वाली जो है बर्ड बनी। द 2 की कॉन्सेप्ट और डार्विनियन थ्योरी के 2 की कॉन्सेप्ट हैं। तो NCERT की लाइन लिखी हुई है, ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन कहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। हु गेव द थ्योरी ऑफ P+Q=1, हार्डी विनबर्ग लॉ की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर का 4 आंसर होगा। Those who are better fit in environment, ये NCERT की लाइन है, those who are better fit in environment leave more progeny than other। यार ये लाइन मेरे तो याद हो गया, मतलब बार बार पढ़ के, तो आप भी ध्यान रखना, ये लाइन NCERT में से है, लिखी हुई आ जाएगी, ध्यान से पढ़ना पेपर में वहां पे। नेक्स्ट है, रीड द स्टेटमेंट 1 and 2 आर चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 1, म्यूटेशन आर प्री एडेप्टिव, सही लाइन है। दूसरा है स्टेटमेंट 2, प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन व्हेन सेलेक्टेड विल नेचर रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप। तो सही है, ये भी तो दोनों ही सही है भाई, तो इसका ऑप्शन हो गया सही पहले वाला, ठीक है ना, बोथ 1 and 2 करेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। NCERT में जीन माइग्रेशन जीन फ्लो दिया है, मतलब जब बार बार जीन माइग्रेशन होता है तो वहाँ जीन फ्लो हो जाता है, यानी कहीं से माइग्रेंट्स जो है यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो कुछ जीन जो है, कुछ एलील यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, यहाँ जो है लॉस हो जाता है जीन्स का, वहाँ जो है बढ़ जाते हैं जीन्स, ऐसा है। तो ये यही देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जीन फ्रिक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन, सही बात है, बिल्कुल भाई इसमें चेंज आएगा ही। जीन फ्रिक्वेंसी चेंज इन द न्यू पॉपुलेशन, वहाँ भी आएगा। नए जीन नए एलील ऐड होंगे नई पॉपुलेशन में, बिल्कुल सही है। पहले वाली से लॉस्ट होंगे, बिल्कुल सही है। तो भैया तो चारों ही सही हैं, ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, पूछा है ना, ओके हाँ करेक्ट है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग द आइस एज विच ह्यूमन अरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट रेसिस। तो भाई डिस्टिंक्ट रेसिस, समझ रहे हो, रेसिस तो मतलब हमारी बात हो रही है, तो ध्यान रखना होमोसेपियंस हो गया, तो मतलब ये अफ्रीका से निकल के अलग अलग जगह पर गए हैं, काले पीले गोरे वो जो है निग्रो एग्रो, वो सब इसी से बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर इज। तो यार ये ऑर्डर दिया गया है यहाँ पर आपको जो है, एरा है इनके बारे में पूछा गया, तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑर्डर सही होगा। पेलियोजोइक, आर्कियोजोइक, सिनोजोइक गलत, आर्कियोजोइक, पेलियोजोइक, प्रोटेजोइक गलत, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक सही। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक। एक बार NCERT में लिखा है, वहां पे थोड़ा थोड़ा जितना दिया है उतना याद कर लेना जो वहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए आपका करेक्ट होगा, तो पढ़ते हैं भाई क्या है। 2 मिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली लिव इन ऑस्ट्रेलिया, गलत, ईस्ट अफ्रीका में थे। द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक क्रिएचर वाज द होमो इरेक्टस, गलत। निएंडरथैल का मैन जो है का जो, तो निएंडरथैल का तो 1400 सीसी का है, 1400 गलत हो गया है। तो नेक्स्ट है एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000, ये सही है। लास्ट लाइन है NCERT में जहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है वहाँ पे लिखा हुआ है नीचे की तरफ, 3rd लाइन में मे बी, तो वहाँ से पढ़ लेना। हु मेड प्री हिस्टोरिक केव आर्ट अबाउट 18,000 ईयर एगो। तो किसने जो है 18,000 साल पहले जो है प्री हिस्टोरिक आर्ट बनाई थी, तो जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने बनाई थी, यानी कि होमोसेपियंस फोसिलिस की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु बरीड देयर डेड। कौन अपने जो है भाइयों को, मतलब जो अपने मरे हुए लोग होते थे उनको दफनाते थे। ये वाला कल्चर कहाँ से शुरू हुआ था ये पूछ रहे हैं, तो ये ध्यान रखने की बात है, ये वाला कल्चर आपका निएंडरथल मैन से शुरू हुआ था, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना जरूर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द लार्जेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। तो भाई ज़्यादा बड़ा ब्रेन, वैसे तो देखो जो आपके क्रोमैग्नोन थे ना उनका 1600 सीसी का कुछ का था, 1650 में भी तो उनका था, लेकिन यहाँ क्रोमैग्नोन दिया नहीं है। तो पूर्व भी पूछा है किसका जो है ब्रेन ज़्यादा था, तो इनमें से जो है ब्रेन ज़्यादा जो होगा वो आपका इरेक्टस का तो नहीं होगा, एबिलिस का तो कम ही था, निएंडरथल का तो कम ही था, हमारा ही बस इन्हीं का ही ज़्यादा है फिर, तो 1450 सीसी हमारा ही है, ठीक है, याद रखना। 1400 का निएंडरथल का 1400 है। ऑस्ट्रेलोपिथेसियस प्रोबेबली लिव्ड इन, मैंने अभी बताया था ईस्ट अफ्रीका इसका आंसर होगा, यहाँ पर थे, प्रोबेबली दे लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका। नेक्स्ट है डार्विनियन फिंचेस आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। डार्विनियन फिंचेस किसका एग्जाम्पल है, मैंने अभी बताया था एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। एडेप्टिव रेडिएशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है एक तरह का, देख लेते हैं क्या है।
तो एडिप्टेशन भी दिया है, डाइवर्जेंट भी दिया है, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, तो तीनों ही सही है ना। चौथा इसका आंसर हो गया। एलोपेट्रिक स्पेसिएशन बाबू पता क्या होता है? एलोपेट्रिक में होता है ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाता है, मतलब डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में जाकर के नई स्पीसीज बनती है, तो उसको ध्यान रखना, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन कहा जाता है। ठीक है, 10th क्लास के एनसीईआरटी में एक कहानी लिखी है, वहाँ पे बताया थोड़ा थोड़ा इसके बारे में ना। और अगर मान लो ये सिंपैट्रिक होता तो फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता। अकॉर्डिंग टू द हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल आर रिप्रेजेंटेड एज 2pq है, कुछ नहीं होता है तो। द यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? इंडिविजुअल होता है, ये बहुत आसान है। एनिमल ए इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बी एंड द सी, व्हाट आर द ABC? क्या है ABC? तो अच्छा, ए जो है वो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में? बी और सी के। तो क्या है ये तीनों? ओके, देखते हैं कौन किसका कनेक्टिंग लिंक है। नियोपिलिना एनिलिडा, नो नो नो, नियोपिलिना तो मोलस्का एनिलिडा हो गया। बेलेनोग्लोसस रेप्टाइल मैमल्स का, नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। प्रोटोप्टेरस फिशिस, बिल्कुल सही, ये है, सही है ना। पेरिपेटस उल्टा लिखा, मतलब पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन उल्टा लिखा गया है, ऐसा है, तो आपका आंसर होगा थर्ड, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है द इंपॉर्टेंट गैस विच वॉज एब्सेंट ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ, शुरुआत के दिनों में ऑक्सीजन नहीं थी, सारा एटमोस्फेयर रिड्यूसिंग था, हाइड्रोजन भरी हुई थी, तो यार सीधी बात है ऑक्सीजन नहीं होगा। द फर्स्ट लाइफ ऑफ अर्थ वॉज, शुरुआती लाइफ कैसी थी? तो शुरुआत में बैक्टीरिया आए होंगे, ऑटोट्रॉपिक तो नहीं हुए होंगे ना, सीधी सीधी बात है। समुद्र में जो है बहुत सारा सामान खाना बना पड़ा था, मतलब जो पानी था वहाँ पे बन गया था ना, वो स्टैनले मिलर ने बताया था जैसे जैसे बना होगा, पहले वो सब निपटाया गया, तो दे आर हेट्रोट्रॉप्स। तो ऑप्शन आपका हो गया कीमो हेट्रोट्रॉप। ठीक है ना, शुरुआत में हेट्रोट्रॉप्स रहे होंगे, खा लिया होगा सारा मिला जुला करके, फिर बाद में इनको लगा भाई ये तो खत्म हो गया, अब कुछ बना लेते हैं, तो फिर उन्होंने बनाया होगा। नेक्स्ट है एंसेस्टर ऑफ डायनासोर आर, डायनासोर के एंसेस्टर कौन है? तो भाई डायनासोर के एंसेस्टर आपको याद करना है, इसमें से आपके थीकोडोंट्स जो है दे आर द डायनासोर एंसेस्टर्स। ठीक है, याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एनालोगस टू लंग्स ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के लंग्स क्या काम करते हैं? रेस्पिरेशन का काम करते हैं, तो उसके एनालोगस क्या होगा? ईयर तो नहीं होंगे, फ्लीपर तो नहीं होंगे, ट्रैकिया ऑफ कॉकरोच इज द आंसर। ठीक है ना, याद कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में कौन जो है वो एक डायरेक्ट एवोल्यूशन, डायरेक्ट जो है एविडेंस है। तो एविडेंस में आपने पढ़ा होगा बहुत तरह के एविडेंस होते हैं, उनमें से एक एविडेंस यहाँ दिया गया है, दैट इज द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। तो यार ये जरूर ध्यान रखना, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस भी एक तरह के एविडेंस होते हैं जो कि आपके पैलेंटोलॉजी से आते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब वर्ड है, इस पैलेंटोलॉजी वर्ड को जरूर ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इससे पूछ लेते हैं सवाल। ठीक है, नेक्स्ट है फिगर गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यार ये डार्विन की फिंचेस बनी हुई है, यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहे हैं, एडेप्टिव रेडिएशन दिखा रहे हैं, कई बार होगी बात। नेक्स्ट है द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द हॉर्स इवोल्यूशन का, भैया हॉर्स का इवोल्यूशन वैसे तो पेपर में नहीं आता है, लेकिन एनसीईआरटी में थ्योरी क्वेश्चन में पूछा है, तो यार आपको याद करना होगा इसमें से इओइपस, मीजोइपस, मैरिचिपस, प्लियोइपस, इक्वस, जो भी होगा ऑप्शन वही होगा, ये रहा है, इओइपस, मीजोइपस, मैरिचिपस, प्लियोइपस, इक्वस, रट लेना इसको। नेक्स्ट है सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत ढूंढना है, मार्क कर लो गलत। गलत क्या होगा? फॉसिल आर रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक्स, डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल ऑफ सेम लाइफ फॉर्म, डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल ऑफ सेम लाइफ फॉर्म, गलत, यही स्टेटमेंट आपका आंसर होगा। ठीक है, गलत है ये, एक जैसे थोड़े मिल जाएंगे अलग अलग रॉक में, सब अलग अलग होगा। नेक्स्ट है बिगेस्ट कार्निवोर्स डायनासोर, एनसीईआरटी में नाम दिया है टायरानोसॉरस इज द बिगेस्ट कार्निवोर्स डायनासोर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइलोजेनेट टर्म, तो याद रखना भाई फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात हो रही होती है, ऑप्शन में होगा थर्ड, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इन ए हार्डी विनबर्ग पॉपुलेशन विद 2 एलील, देखो ये सवाल आ गया, 2 एलील A and A that are equilibrium and the frequency of एलील स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी दी है आपकी 0.2, पूछा है इनकी बताओ कैपिटल A स्मॉल a की। ठीक है, तो भाई 0.2 तो होगी इसकी, तो मतलब P प्लस Q इज इक्वल टू हो गया 1 और आपकी P कितना आ गया 0.8। अब हमें निकालना है 2PQ। ठीक है, तो हमें 2PQ निकालना है, तो भाई 2PQ मतलब 2P मतलब कितना 0.8 इंटू 0.2, तो हो गया आपका 16, 2 इंटू तो नहीं 0.32, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आप निकाल लेना, बहुत आसान है, P² प्लस 2PQ Q² लगाना होता है। अगर आपको यहाँ एलील की दी है फ्रीक्वेंसी, तो आपको इन्होंने Q की दी है, क्योंकि ये रिसेसिव एलील की दी है, तो Q दिया है, तो P प्लस Q इक्वल टू 1 होगा, तो आप P की निकाल सकते हो, P निकाल के 2PQ रख दो, हो गया सवाल।
नेक्स्ट है द बर्थ वेटेज ऑफ मोस्ट ह्यूमन बेबी लाई इन द रेंज ऑफ 2.45 to 4 kg। तो ये कह रहे बच्चा जो है ना वो हमेशा 2.5 किलो से 4 किलो का बच्चा होता है। बेबी हु आर आइदर मच लाइटर और मच हैवियर, वो जो है मर जाते हैं, ज़्यादा भारी बच्चे कमज़ोर मर जाते हैं। विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। तो भाई देखो रेंज ना मीडियन टाइप की आ रही है, बीच में आ रही है, मतलब ग्राफ जो है ये है, इस पर आपका फोर्स इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है, दोनों तरफ लग रहा है। क्योंकि भाई देखो बीच वाला मतलब या तो 2.5 से 4 वाले बच रहे हैं, ना 6 वाले ना कम वाले। तो इसका मतलब ये कैसा सिलेक्शन हुआ, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हुआ। ध्यान रखना स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का एवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। इनमें से सबसे कम ब्रेन कैपेसिटी सबसे पहले वालों की होगी। इनमें सबसे पहले कौन है, एबिलिस है, ठीक है। हैबिलिस की कम है, फिर जावा की ज़्यादा है, निएंडरथल की ज़्यादा है, मॉडर्न मैन की उससे ज़्यादा है। फर्स्ट मॉडर्न बर्ड यूथेरियन मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म ओरिजिनेटेड इन विच पीरियड। तो भैया ये आपके कब जो हैं ओरिजिनेट हुए हैं, कौन कौन, मॉडर्न बर्ड, यूथेरियन मैमल एंड एंजियोस्पर्म। वाओ बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। एक एनसीईआरटी में आप जाके देखना क्रिटेशियस पे ये हो रहे हैं ओरिजिनेट, ग्राफ बना हुआ है, ध्यान से देख लेना। आंसर है 4, ठीक है। यहाँ पूछा है ग्राफ दिया है, ग्राफ दिखाया, ओके, ग्राफ आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो भैया डायरेक्शनल सिलेक्शन होगा, इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। इसमें आप डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। मॉडर्न डे कोल डिपॉजिट, जो कोल है वो टेरिडोफाइटा का है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं होती, कोल देखते हैं टेरिडोफाइटा। ईच टेस्टिस, अच्छा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सवाल आ गए, कह रहे हर एक टेस्टिस जो है वो कनेक्ट होता है वॉल ऑफ द स्क्रोटम से एक फ्लेक्सिबल फाइब्रस स्ट्रक्चर से। तो भाई देखो मान लो ये आपका स्क्रोटम है, तो यहाँ मान लो टेस्टिस है, ये कनेक्ट रहता है बाहर की तरफ ऊपर की तरफ, तो इसमें गुबर्निकुलम एक टिश्यू होता है दैट विल कनेक्ट दिस। तो ये ध्यान रखना, गुबर्निकुलम एक टिश्यू होता है जो कि टेस्टिस को ना कनेक्ट रखता है एब्डोमेन से नीचे की तरफ को। तो फिर बाद में आके जब आपका ये स्क्रोटम में आता है तो यहाँ आपका गुबर्निकुलम इकट्ठा हो जाता है और ये टेस्टिस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। चलिए विच सीक्वेंस इज करेक्ट, ओके सीक्वेंस बताना है, तो इसमें रेटे टेस्टिस, वेस डिफरेंशिया और इपिडाइडेमिस, वेस डिफरेंशिया, इस तरह का होगा। तो देख लेते हैं कौन सा है, रेटे टेस्टिस वेस डिफरेंस गलत, ट्यूब इरेक्टी रेटेस वेस डिफरेंस गलत, ट्यूब इरेक्टी रेटेस वेस गलत, ट्यूब इरेक्टी, ओके ये है फोर्थ तो नहीं है, ट्यूब इरेक्टी रेटे टेस्टिस सही है, वेस डिफरेंशियल सही है, इपिडाइडेमिस ठीक है, फोर्थ ही सही हो गया, ठीक है। ये पढ़ लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वैसे भी याद होना चाहिए, पाथ पूछा ही जाता है हमेशा। ट्यूबुलर रेक्टी एनसीईआरटी में वर्ड नहीं है, आप याद कर लेना। नेक्स्ट है 69 सेमिनल प्लाज्मा एंड ह्यूमन रिचिन। तो भैया सेमिनल प्लाज्मा वाला ऑप्शन ना ये बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। कौन कौन सा होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज गलत, फ्रक्टोज कैल्शियम फॉस्फेट सही, बस यही सही है, दूसरा ही, ठीक है। फ्रक्टोज हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया। विच फेज ऑफ oogenesis रन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन। कौन सी फेज जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती है, भाई ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, ठीक है। मे बी इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक बार देखेंगे, तो आप भी देखना, एक बार कमेंट करके बताना, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। विच फेज ऑफ oogenesis रन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर मल्टीप्लिकेशन फेज ही होती है, मे बी, या मैचुरेशन होती है। अब तो मैं कन्फ्यूज हो गया हूँ यार, सॉरी। इसे चेक करते हैं, कमेंट करके बताता हूँ फिर बाद में क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्पस ल्यूटेम इज अ सोर्स ऑफ सिक्रेशन ऑफ, तो आसान है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है, वैसे एस्ट्रोजन भी बनाता है, ध्यान रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इज मिसमैच। कौन से स्ट्रक्चर मिसमैच है, एक्रोजोम में स्पर्म लाइसेंस होते हैं, सही है, न्यूक्लियस में एप्लॉइड जीनोम होता है, सही है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है, भाई ये तो आप याद कर लो, इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्लीवेज कराता है, जाइगोट में पहला एग के पास सेंट्रियोल नहीं होता, ख़त्म हो जाता है। जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो आपका एक्सियल फिलामेंट बनवाता है, तो ये याद कर लेना। इसमें गलत क्या है, टेल, ओके टेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, यही है, यही टेल में थोड़ी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, बीच वाले पार्ट में होते हैं। आफ्टर वैसेक्टोमी अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो वैस डिफरेंस काट दोगे, तो गलत कौन सा स्टेटमेंट होगा, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कंटिन्यू, सही है ये तो, स्पर्म इजैकुलेशन विल बी हैपेंड, गलत है ये तो, स्पर्म प्रेजेंट इन सीमेन, ये गलत है ना, इजैकुलेशन तो हो जाएगा, ठीक है। ये स्पर्म प्रेजेंट इन सीमेन, रॉन्ग कुछ है ना, सीमेन में स्पर्म नहीं होंगे, ठीक है, यही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली स्पर्म, गलत, सही है ये तो। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर, सही है। अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर, ये भी सही है।
स्पर्म एंड ओवम फॉर्मेशन सीजेज अराउंड 50, गलत है, यही सही है आपका। 50 पे जाके फीमेल में तो बंद हो जाता है, मेल में चलता रहता है। द एज ऑफ द इन्फेंटिबुलम प्रोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिमरी, जो कि आपकी ओवम उठाती हैं, कोई बात नहीं, सेकंड इसका आंसर होगा। कैपेसिटेशन जो है वो स्पर्म जो है तैयार हो जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए वो यूट्रस में जा करके, मतलब फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट में, तो वो फर्टिलाइजेशन से पहले तैयार होता है, तो उसका आंसर होगा 4। मेंस्ट्रुएशन इज इनिशिएटेड बाय, मेंस्ट्रुएशन कब इनिशिएट होता है? देखो यार ऐसा है, जब कॉर्पस ल्यूटेम रिग्रेस कर जाता है तो आपका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है, तो उस टाइम पर फिर नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो जो भी ऐसा आपका ऑप्शन होगा वही सही होगा। या फिर ऐसा होता कि भाई मान लो आपका, वैसे यही वाला सही होगा। सडन रिलीज गलत है, लैक ऑफ एस्ट्रोजन यही सही हो गया, लैक ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वाला आपका सही जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना कब ऐसा होता है, कॉर्पस ल्यूटेम रिग्रेस कब करता है, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन जो है फीडबैक मैकेनिज्म होता है, और LH आपका बनना बंद हो जाता है, फिर कॉर्पस ल्यूटेम रिग्रेस कर जाता है, वो कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है, फिर वो आपका ये बनाना बंद कर देगा हार्मोन, फिर नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, हार्मोन रिलीजिंग वाली की बात हो रही है, तो इसमें कौन सी है देख लोगे, LNG-20 जो है वो हार्मोन रिलीजिंग है, तो ये कर देगी ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन ए डेवलपिंग फिटस बाई एमनियोसेंटेसिस, तो भाई आप सेक्स पता कर सकते हो, और क्लेफ्ट पैलेट वो यहाँ कटा होता है वो नहीं पता कर पाओगे, ये इसका आंसर होगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पता लग जाएगा, डाउन सिंड्रोम पता लग जाएगा। आइडेंटिफाई करो क्या ये तो 6 इम्प्लांट है यार, ध्यान रखना ये 6 होते हैं, कई बार ना इनका नंबर का भी सवाल आता है तो 6 पूछेंगे, तो ये इम्प्लांट है, देख लो, कुछ नहीं देखना, थर्ड इसका आंसर होगा। आ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, बच्चों वाला सवाल है। 82 विच टाइप ऑफ सेल हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू, यार ये तो इनर सेल मास की बात हो रही है, स्टेम सेल्स वहीं पर होती हैं, इसका आंसर होगा थर्ड। मैच द फॉलोइंग एंड गिव राइज द आंसर ऑफ करेक्ट मैच, तो भाई करेक्ट मैच कराना है तो बढ़िया बात होगी, मिलाना पड़ेगा। ZIFT जो है वो क्या करता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है, तो भाई आप लिखा है जाइगोट कहाँ, ये रहा, ए का थर्ड हो गया। फिर आप देखेंगे IUT इंट्रा यूटाइन ट्रांसफ़र, तो भैया B का जो है आपका हो गया मोर देन प्लस में यूट्रस ट्रांसफर, ये तो नहीं है, B का 1 हो गया। और C जो है आपका GIFT है तो ये इसका हो गया 4, और D आपका ICSI है तो स्पर्म है, तो ये हो गया, इसका हो गया आपका A का 3, B का 1 और C का 4, A का 3, B का 1, C का 4, ओके, चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये याद कर लेना, ये तो पता ही होगा यार, ये जरूर याद कर लेना कौन सा कहाँ करते हैं, ठीक है, ट्रांसफर कहाँ जाता है। इफ़ फॉर सम रीजन द वेस डिफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड, वेस डिफरेंशिया बंद हो जाएगी तो क्या होगा, तो गैमेट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, तो भाई रेटेड टेस्टिस से इपिडाइडमिस नहीं जा पाएंगे, ऐसा ही होगा, देख लेते हैं कहाँ है, टेस्टिस टू इपिडाइडमिस, यही इसका आंसर होगा, कुछ भी नहीं है। विच हार्मोन अटेन 2 पीक ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो भाई इसमें कौन सा हार्मोन है 2 पीक लेता है, LH प्रोजेस्टेरोन बोथ 2 और 3, नहीं, एस्ट्रोजन की 2 पीक आती है, एक पहले आती है और फिर एक बाद में जाके आती है, ग्राफ आप देखोगे तो दिखेगा आपको, आंसर होगा 2। विच हार्मोन मेंटेन कॉर्पस ल्यूटेम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो कॉर्पस ल्यूटेम को कौन मेंटेन, प्रेगनेंसी, बढ़िया सवाल है भाई, प्रेगनेंसी में पूछा है पहले नहीं, प्रेगनेंसी में तो आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का ये काम होता है, ये मेंटेन करता है। व्हेन रिलीज फ्रॉम ओवरी ह्यूमन एग कंटेन, तो हो ये तो पूछ रहे हैं सेकेंडरी oocyte में कितने क्रोमोसोम होंगे, तो भाई एक X होगा, हैप्लॉइड होता है ना सेकेंडरी oocyte, तो वो भी आपका हैप्लॉइड होता है। हाउ मेनी स्ट्रक्चर इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव 22 प्लस X क्रोमोसोम, यानी हैप्लॉइड, तो देख लो पोलर बॉडी होगी हैप्लॉइड, ओवोनिया नहीं है, प्राइमरी oocyte नहीं है, ओवम है, सेकेंडरी oocyte है, तो 3 हो गया, ऑप्शन होगा 2। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स का मतलब क्या होता है, इंसेमिनेशन में मतलब सीमेन लो, वजाइना यूट्रस में डाल दो, तो भैया कहाँ होगा आपका ऐसा, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर टू डायरेक्टली इन द, गलत, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म हेल्दी डोनर टू द ट्यूब, गलत, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म गलत, तो ये इसका चौथा आपका आंसर सही होगा, ठीक है, याद रखना, ICSI है, मतलब सॉरी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इनमें से कौन सी टेक्निक जो है एम्प्लॉय करता है, तो ये NCERT की लाइन है, ध्यान रखना, IUT की बात हो रही है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर की बात हो रही है, ठीक है। तो यार ये हो गए हैं 90 सवाल जो आज के थे, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल थे, इसमें आपके इवोल्यूशन के बहुत सारे सवाल थे, 60 सवाल लगभग इवोल्यूशन के थे, 30 आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन के थे।
तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और आपको ऐसे सवाल लगातार पेपर तक आपके मिलते रहेंगे। बने रहेगा मेरे साथ, देखते रहेगा चैनल, और जो भी वीडियो आएंगी उनको यार लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना और बाकी दोस्तों को शेयर कर देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपकी मदद करता रहूँगा। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। सॉरी, रात को रिकॉर्ड होते गुड नाइट, जो सुबह देख रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।